Hello students, last time we were taking up the process of casting. तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास कैसी कैसी कास्टिंग प्रोसेसेस होती हैं. तो दैट इज़ आवर एम इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस. तो जो कास्टिंग प्रोसेसेस हैं ये दो किस्म की होती हैं, एक एक्सपेंडेबल मोल्ड प्रोसेसेस और एक परमानेंट मोल्ड प्रोसेसेस. और जो एक्सपेंडेबल हैं, एक्सपेंडेबल का मतलब होता है कि जो हमारे लिए इतनी कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा खर्चीली नहीं है प्रोसेसेस, जिनके जो पार्ट्स हैं हम थ्रो भी कर सकते हैं. उन प्रोसेसेस में हमारे पास आती है सैंड कास्टिंग, शेल कास्टिंग, प्लास्टर कास्टिंग, सिरेमिक कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एट्सेट्रा. और जो परमानेंट मोल्ड प्रोसेसेस हैं उनमें आती है हमारे पास लो प्रेशर पीएम कास्टिंग, वैक्यूम पीएम कास्टिंग, डाई कास्टिंग, स्क्वीज कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग एंड देन कंप्रेशन मोल्डिंग. आप इसके बारे में यदि आप ज़्यादा डिटेल्स करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको एक साइट दी है. ये मैंने जो डायग्राम है इस साइट से लिया है, sciencedirect.com है ये. तो उसमें आप इस साइट पे डायरेक्टली जाके इसकी डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं. एलेबोरेटेड स्टडीज़ कैन बी फाउंड देयर. तो अब बात आती है कि ये जो हम कास्टिंग कर रहे हैं इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो जो एडवांटेजेस हैं, पहले फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग ओवर अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. हम कई ढंग से मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ों को, पर कास्टिंग की मदद से हमें क्या फ़ायदा होता है करने का. तो उसमें ये पहली जो हम बता रहे हैं इसका वो है एनी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन बी मेड इकोनॉमिकली. आसानी से बनाया जा सकता है हम. दूसरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी साइज कैन बी मेड यूजिंग कास्टिंग. तो थर्ड हमारी है ये ऑब्जेक्ट्स मेड यूजिंग द कास्टिंग हैव अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हाई होती है. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज मिनिमम अमंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. ये सस्ती पड़ती है कास्टिंग की मदद से हम जो चीज़ें बनाते हैं. तो फिर एन एक्यूरेट ऑब्जेक्ट कैन ईजिली बी मेड बाय दिस प्रोसेस. तो ये तो आप देख भी चुके हैं, जैसे हमने लास्ट गणेश जी की कास्टिंग के बारे में आपको बताया था. तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे आसानी से बन गया था. तो ऑलमोस्ट ऑल डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी कास्ट. देन ड्यूरिंग कास्टिंग एन आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड. सभी प्रकार से सभी जगह एक जैसा स्ट्रक्चर बनता है. आइसोट्रोपिक मतलब एक जैसी मिकदार वाला, जो इसकी जो अमाउंट की रेशियो है, जो मटेरियल की रेशियो है, सभी जगह एक जैसी रहती है. देन होल ऑफ द स्ट्रक्चर मेड बाय कास्टिंग हैज़ वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज. तो ये वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज वाला स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास. पर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Casting has following disadvantages. A poor surface finish is obtained after casting, which requires surface finish operation. Casting defects are produced during the process. During this process, casting defects भी आ जाते हैं. जैसे बीच में कोई थ्रेड रह गई है, कोई बीच में होल्स बन गए, कोई ठीक ढंग से नहीं बना, तो उसको ठीक करना पड़ता है. देन लो फैटीग स्ट्रेंथ इज प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू फॉर्जिंग. फॉर्जिंग के कंपैरिजन में ये फैटीग तो आप जानते हैं ऑलरेडी. जब हम इलास्टिसिटी करते हैं तो वहाँ पर ये बात आती है. तो फैटीग स्ट्रेंथ कम होती है इसकी, इसलिए टूटने का खतरा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. The process is not economical for mass production. यदि आप कितना ही सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं
मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं तब ये सस्ता नहीं पड़ता, तब हमें थोड़ा महंगा पड़ता है ये। देन देयर इज़ ए हाई एनर्जी कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि हमारी जो हम उबालते हैं, मटेरियल को पिघलाते हैं और फिर हम उसमें रेत वाली चीज़ों में या ऐसे डालते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी कंजप्शन होती है और एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है। फिर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, सॉरी, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। देन हाई पोरोसिटी इज़ कॉमन एंड हीट ट्रीटमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। देन इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ लेबर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कास्टिंग की एप्लीकेशंस क्या है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। तो लगभग जीवन के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम आजकल कास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कास्टिंग की जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इसमें यदि आप इसकी डिटेल्स करना चाहते हैं तो मैंने ये एक साइट का रेफरेंस आपको दिया है, इस साइट से मैंने ये सारे पॉइंट्स उठाए हैं। तो आप डायरेक्टली उस साइट से जाके यानी totalmateria.com से आप जाके ये स्टडी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें एप्लीकेशंस क्या हैं कि ये हैवी इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं। तो हैवी इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हैं, फार्मिंग है, माइनिंग है, एट्सेट्रा। देन ट्रांसपोर्ट में ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास, एरोस्पेस है, रेलवेज़ है, शिपिंग है, उसमें यूज़ होते हैं। देन मशीन टूल्स में हम मशीनिंग करते हैं, कास्टिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड एट्सेट्रा, एक्सट्रूजन एंड फॉर्मिंग। देन प्लांट मशीनरी, उसमें केमिकल, पेट्रोलियम, पेपर, शुगर, टेक्सटाइल, स्टील और थर्मल प्लांट्स में इस्तेमाल होती है कास्टिंग। देन डिफेंस में, व्हीकल्स में, आर्टिलरी में, एम्यूनिशंस में, ये म्यूनिशन लिख दिया, ये एम्यूनिशन में, और ये स्टोरेज एंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होती है। देन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, मोटर्स में होती इस्तेमाल, जनरेटर्स में, पंप्स में, कंप्रेसर्स में। देन म्यूनिसिपल कास्टिंग्स में ये पाइप्स हैं, जॉइंट्स हैं, वाल्व्स बनाते हैं, फिटिंग्स, जो पाइप फिटिंग्स का काम है उसमें इस्तेमाल होती है। और यदि हम हाउस होल्ड गुड्स की बात करें तो अप्लायंसेस हैं, घरेलू अप्लायंसेस हैं, किचन और गार्डनिंग इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है, फिटिंग्स हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आर्ट ऑब्जेक्ट्स में जैसे स्कल्पचर्स हैं, आइडल्स हैं, फर्नीचर्स, लैम्प स्टैंड्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स एट्सेट्रा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे इसके बेसिकली एप्लीकेशंस हैं कास्टिंग की जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि हमारी बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। एक्चुअली ये नाम से ही पता लग रहा है, ये देखिए आप लिख रहे हैं बल्क, बल्क मतलब एट लार्जर लेवल, डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्म करना, उसके शेप को चेंज करना। तो उस प्रोसेसेस को हम बोलते हैं बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं कि व्हेन ए मेटल पीस इज सब्जेक्ट टू ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स एंड डाइस, a plastic deformation occurs in its shape. This is called bulk deformation process. तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे आप जिनके घरों के पास लोहे का काम करने वाले लोग रहते हैं, लोहार जिनको हम बोल देते हैं, तो वो लोहे का काम करने वाले जो लोग हैं वो देखा होगा वो तवा बनाते हैं या फिर जो अपनी लोहे की बाल्टियाँ बना देते हैं, वो हैमर लेके लोहे के ऊपर उसको ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं। तो वो जो ये प्रोसेस है ना, वो है बेसिकली डिफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हैमर से ही करें, उसके लिए डाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ढंग हैं, गर्म करके करते हैं या ठंडा का भी कर सकते हैं।
तो इस ढंग से ये जो प्रोसेसेस हैं इनको हम बोलते हैं बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस. सो वी जनरली स्टार्ट फ्रॉम सिलेंड्रिकल बार्स एंड बिलेट्स, रेक्टेंगुलर बिलेट्स एंड स्लैब्स एंड सिमिलर शेप्स. तो वहाँ आप लोहार के पास जाके भी देख सकते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं प्रोसेस. So these processes produce a stress in the metal to produce a plastic flow in it and turn it into the desired shape. तो अपनी desired shape में ये बदल जाते हैं plastic deformation के कारण. तो अब क्वेश्चन राइज होती है कि हमारे पास किस किस तरह की बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस होती हैं. दैट इज व्हाट आर वेरियस टाइप्स. तो दैट इज टाइप्स ऑफ बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस. तो इसमें पहली फॉर्जिंग होती है. तो फॉर्जिंग का मतलब है हैमर करके या प्रेस करके या रोल करके मेटल की शेप को चेंज करना. तो जो मैं अभी आपको बता रहा था बेसिकली ये फॉर्जिंग ही थी. जैसे आप गरम करके तवा बनाते हैं, एक फ्लैट आप एक लोहे का पीस काट लेते हैं और उसको गरम करके उसको पीट पीट के गोलाई देते हैं, तो वो फॉर्जिंग प्रोसेस है बेसिकली. तो फॉर्जिंग इन्वॉल्व्स द शेपिंग ऑफ मेटल पीस बाय हैमरिंग, प्रेसिंग और रोलिंग. द पीस ऑफ मटेरियल दैट इज मेटल और अलॉय, कुछ भी हो सकता है, इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू अपोजिट डाइज सो दैट द डाई शेप्स आर इम्पोर्टेड टू द मटेरियल. अब यहाँ डाई की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हैमर से भी कर सकते हैं आप. तो डाई का मतलब वो जो हमने सांचा बनाया होता है उसको डाई बोलते हैं. और अलॉय आपको पता ही है, इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज अ मैनी मेटल्स व्हेन मिक्स्ड टू फॉर्म अ सिंगल पीस, देन दिस इज कॉल्ड एन अलॉय. तो ये पता ही है आपको. तो फॉर्जिंग कई प्रकार की होती है, जैसे कोल्ड फॉर्जिंग है, वार्म फॉर्जिंग है या फिर हॉट फॉर्जिंग है. ये तो डिपेंड करता है, ठंडे को ठंडे मटेरियल के साथ करते हैं, वार्म करके करते हैं या गर्म करके करते हैं. तो उसके हिसाब से ये डिफरेंट टाइप्स की फॉर्जिंग होती है. देन वी हैव एक्सट्रूजन. तो एक्सट्रूजन क्या है? एक्सट्रूजन इज ए प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल. फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल का मटेरियल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें क्या करते हैं, ए मेटल मटेरियल इज पुश्ड थ्रू ए डाई ऑफ डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन. तो उसमें डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन में डाल के उसकी शेप दे देते हैं उसको. तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूजन. ये भी बल्क डिफॉर्मेशन का हिस्सा है. देन वी हैव रोलिंग. रोल करते हैं, रोल का मतलब घुमा के उसको प्रेस करके एटसेट्रा. जैसे आपने सुनारों को काम करते हुए यदि देखा हो तो वो रोलिंग मटेरियल्स करके शीट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं. तो यही हमने यहाँ लिखा कि इन दिस प्रोसेस मेटल्स एंड अलॉयज आर प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बाय बीइंग प्रेस्ड बिटवीन टू रोल्स विच आर रोटेटिंग. दो रोल्स होते हैं, उनके बीच में रोटेट करते हुए उसमें मेटल का पीस डाल देंगे तो मेटल का पीस फ्लैट हो जाता है. The metal is initially pushed into space between two rolls. Thereafter, once the roll takes a bite into the edge of the material gets pulled it in by the friction between the surfaces of the rolls and the material. तो इस ढंग से ये आप कर सकते हैं रोलिंग. Then we have drying. Drying का मतलब खींचना, जैसे हम एक तार को खींचते हैं. अब इसमें भी द डायमीटर ऑफ ए वायर और बार इज रिड्यूस्ड बाय पुलिंग इट थ्रू ए डाई ओपनिंग और बार ड्राइंग और ए सीरीज ऑफ डाई ओपनिंग्स वायर ड्राइंग्स. मतलब क्या है कि उन्होंने सांचे से बनाए होते हैं, सुनारों के पास होते हैं, आप उनके पास जाके देख भी सकते हैं ये. और उसमें एक तार डालते हैं, वो तार मोटी तार को ब्रेक कर देती है. तो वो ड्राइंग है, ड्रा करते हैं, खींचते हैं. इसके अलावा हम करते हैं मशीनिंग. तो मशीनिंग क्या है? मशीनिंग है आपने काटना है किसी चीज को, कोई ड्रिल करना है या उसको शेप करना है, तो उसके लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड मशीनिंग.
तो मशीनिंग इज एनी प्रोसेस इन विच ए कटिंग टूल इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल चिप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम दी वर्कपीस। वर्कपीस होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। वर्कपीस कोई भी मटेरियल जिसकी हम शेप बनाना चाहते हैं उसको हम वर्कपीस बोल देते हैं। दी वर्कपीस इज ऑफन कॉल्ड एज द वर्क भी बोल देते हैं उसको। द शेप ऑफ द टूल एंड इट्स पेनिट्रेशन इनटू द वर्क सरफेस combined with these motions produces the desired shape of the resulting work surface। जैसे आप देख लो कि वो जो पावे हैं, आपने देखा होगा जो पुराने टाइम पे हमारे पास कॉर्ड्स होती थी, मंजे जिनको हम बोलते पंजाबी में, उनके जो पाए होते थे वो अलग अलग शेप्स के होते थे। तो वो शेप कैसे दी? वो कटिंग टूल्स के साथ, कटिंग टूल की मदद से आपने उसको शेप किया हुआ है। तो दैट इज डन विद मशीनिंग। तो वो मशीनिंग होती है। अब बात आती है फैब्रिकेशन प्रोसेसेस की। अब देखिए, जब आप कोई मटेरियल बनाएंगे तो कोई भी आपने, जैसे मान लो तवा ही आपने बनाना है, तवा, जब आप कहते हैं तवा बनाना है, तवा बनाने के लिए आपको नेचुरली ये तवे का गोल पोर्शन जो है जिसके ऊपर हमारी रोटी बननी है उसको लोहे की डंडी के साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें जो प्रोसेस जरूरत पड़ती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब है कि हमने जोड़ना है दो पार्ट्स को, दो या दो से ज्यादा, कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। अब फैब्रिकेशन भी आगे कई प्रकार से हम करते हैं, किन्हीं ढंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अलग अलग ढंग भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यही हम चीज लिख रहे हैं कि द फैब्रिकेशन प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स टू मेक ए सिंगल पार्ट। इट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन और ज्वाइनिंग प्रोसेस। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट फैब्रिकेशन प्रोसेसेस। अब कई तरह की फैब्रिकेशन प्रोसेसेस होती हैं, जैसे पहली आ गई एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव तो आपने सुना होगा, जैसे फेविकोल का नाम आजकल आता है मार्केट में, या कोई ऐसे और बॉन्ड्स जोड़ने के लिए लकड़ी, आपने देखा होगा कि जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे काम करते हैं ऐसा, उन्होंने अपने पास एक सफ़ेद सा पेस्ट रखा होता है, और जब भी उन्होंने प्लाईवुड को जोड़ना होता है या प्लाईवुड के ऊपर सनमाइका को जोड़ना होता है तो वो एक कोटिंग करते हैं उसकी। तो वो बेसिकली एडहेसिव मटेरियल होता है। तो एडहेसिव मटेरियल से हम वो दो चीज़ों को जोड़ सकते होते हैं। तो यही हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एडहेसिव बॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मटेरियल्स इन विच एन एडहेसिव मे बी ए लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल। लिक्विड भी हो सकता है, जैसे आजकल आप ग्लू इस्तेमाल करते हैं, ग्लू भी एडहेसिव है हमारा। तो कई ढंग से यूज़ कर सकते हैं। It is the adhesive bonding is a process of joining materials in which an adhesive is placed between the faying surfaces of the adherents to be joined। तो उनके बीच में लगा देते हैं दो मटेरियल, दो फेइंग सरफेस, मतलब दो अलग अलग जो सरफेस हैं उनके बीच में लगा के उनको ऊपर से कस के बंद कर देते हैं और जुड़ जाते हैं। पर उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो वो तैयारी क्या है? दैट इज प्रिपेयरिंग द सरफेस। तो द वर्क पीस surfaces are cleaned by chemical etching और मैकेनिकल एब्रेशन। आपने देखा होगा कि जब वो जोड़ते हैं तो उसके पहले वो रेगमार से या सैंड पेपर से वो रगड़ते हैं ऊपर वाले सरफेस को। तो सरफेस को रगड़ने के बाद उसके बाद वो कोटिंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ द सरफेस। तो उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ एडहेसिव ऑन द सरफेस। उसके बाद हम क्या करते हैं? एडहेसिव्स आर अप्लाइड ऑन टू द वर्क पीस सरफेस बाय हैंड ब्रशिंग, स्प्रेइंग, रोलर कास्टिंग, नाइफ कोटिंग एंड डिपिंग एटसेट्रा। कोई भी तरीका हो सकता है। आप स्प्रे कर सकते हैं उसको, हाथ से ब्रश लेके फेर सकते हैं, चाकू से कुरेद के कर सकते हैं, किसी भी ढंग से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम एडहेसिव उसके ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम असेंबली करते हैं। तो दैट इज असेंबली ऑफ द वर्क पीसेस। सो आफ्टर द
application of the adhesive, the work pieces are assembled and held together by means of clamps, tools, tack welds और other fixtures. किसी भी ढंग से हम फिक्सचर, कई बार तो कीले लगा के जोड़ देते हैं, आपने देखा होगा गांव में जब आप काम करवाते हैं, तो might be you are knowing about it. उसके बाद फिर है क्योरिंग ऑफ जॉइंट्स. क्योरिंग में क्या करते हैं? Curing is the process during which an adhesive changes from liquid to solid state. तो वो जुड़ जाता है, सूख जाता है, सूख जाने के बाद वो हमारी पकड़ कर लेता है और हम वो कीले वगैरह सारी उखाड़ देते हैं जो हमने एक्स्ट्रा उसकी पकड़ बनाने के लिए लगाई होती है, तो हमारे पास वो मटेरियल बन जाता है, तो हमारे पास फैब्रिकेशन हो जाती है. तो ये एक तरीका था फैब्रिकेशन का. ये जरूरी नहीं कि यही तरीका हो, और बड़े तरीके हैं. ये तो लकड़ी के केस में मैंने ऐसे बता दिया आपको कि सपोज करो लकड़ी के केस में आपने जोड़नी है दो चीजें, तो इस ढंग से आप जोड़ सकते हैं. देन दूसरा और तरीका है जिसको हम बोलते हैं रिवेटिंग, रिवेट्स. अब ये रिवेटिंग क्या है कि बेसिकली रिवेट्स आर यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट परमानेंटली टू और मोर पीसेस ऑफ हैवी सेक्शन metal. Light gauge sheets can also be joined by riveting. Unthreaded headed pins used to join two or more parts by passing the pin through holes in parts and forming a second hand in the pin on the opposite sides. तो ये rivets होती हैं basically. Rivet क्या होता है कि एक, जैसे आपकी ड्राइंग पिन आपने देखा होगा, आपने ड्राइंग पिन देखी है. ड्राइंग पिन में जो एक तो होती है कैप और दूसरी और सिर्फ एक ही चुंझ है, पर रिवेट्स में जो जनरल रिवेट्स आपने यहाँ देखी होंगी उसमें नीचे की और दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जब वो हम हैमर करते हैं ऊपर से तो वो दूसरी ओर जाकर दो पार्ट्स खुल जाते हैं. जैसे हमारा तवा है, तवे में रिवेट्स लगी होती हैं हैंडल के साथ, तो वो हैंडल के साथ तवे के ऊपर रिवेट्स लगा के दूसरी ओर से हम हैमर के साथ उसको प्रेस कर देते हैं, ठोक के अच्छी तरह से, ताकि वो निकले ना, और हमारा जो तवा है, वो जो तवे का हैंडल है, वो तवे के साथ फिक्स हो जाता है. तो ये रिवेटिंग कहलाती है. तो हमारे पास जो वैसे तो कई तरह की है इंडस्ट्री में रिवेट्स इस्तेमाल होती हैं, पर जो कॉमन रिवेट्स हैं वो 5 तरह की हैं. तो ये 5 types of rivets are commonly used in industrial equipments. The principal types of rivets commonly used include solid rivets, then tubular rivets, blind rivets, and then drive rivets and split rivets. और यदि आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये एक YouTube के ऊपर हमारे पास एक वहाँ पर वीडियो है, वहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं YouTube के. अब जोड़ने का एक थर्ड तरीका है नट्स एंड बोल्ट्स. तो नट्स एंड बोल्ट्स बेसिकली ये भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, जैसे हमने नट कस देते हैं बोल्ट्स की मदद से. तो बोल्ट्स आर यूज्ड टू जॉइन पीसेस टुगेदर ईदर परमानेंटली और टेम्परेरी, क्योंकि हम इनको खोल भी सकते होते हैं. So many steel structures including buildings and simply bolted together. कई बार हम टेम्परेरी सीढ़ियाँ बनाते हैं नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से. जो आप अपने घरों में ये हैंडल लगे हुए देख रहे हैं, या आपके दरवाज़ों में जो सांकल लगी हुई है, जो सिटकनियाँ लगी हुई हैं, या इस ढंग से हैं, वो स्क्रूज या फिर नट्स और बोल्ट्स की मदद से लगी हुई हैं. तो इसमें स्क्रूज का और नट्स और बोल्ट्स का मेन योगदान आता है. तो बेसिकली स्क्रूज क्या हैं? स्क्रू इज एक्सटर्नली थ्रेडेड फास्टनर जनरली असेंबल्ड इनटू द
ब्लाइंड थ्रेडेड होल, जैसे लकड़ी के ऊपर पेच कस देते हैं, तो ये पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर जिसको आप बोलते हैं, उसकी मदद से आप स्क्रू कस देते हैं. सम स्क्रूज आर सेल्फ टैपिंग, सो देयर इज नो नीड टू टैप द होल, तो होल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो होल बना लेते हैं. देन bolt is externally threaded fastener inserted into through the holes and screwed into a nut on the opposite side. तो जो नट्स की साथ मदद के साथ हम कस देते हैं वो बोल्ट हैं. तो जो नट है that is internally threaded fastener having standard threads that match those on the bolts of the same diameter, pitch and thread form. तो ये आपको दिखाने के लिए ये देखिए, ये नट्स हैं हमारे, ये बोल्ट्स होते हैं, ये स्क्रूज हैं जो हम यूज़ करते हैं. तो ये भी हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों को. तो इसके अलावा जोड़ने के लिए एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेल्डिंग, जो आप कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज फोर्थ वन इज वेल्डिंग. तो वेल्डिंग बेसिकली मेटलर्जिकल फ्यूजन से इन्वॉल्व होती है, जब हम फ्यूज करते हैं मटेरियल को, दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए. तो वेल्डिंग इज ए मेटलर्जिकल फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन्स लिख दिया ये हमने, फ्यूजन प्रोसेस in which interface of two joining parts is heated to a temperature above the melting point and then solidifies to obtain permanent joint. तो वो दो मटेरियल्स के बीच में पिघल के वो ज्वाइन कर देता है दोनों को. The welding is primarily used in metal parts and their alloys. The products obtained by welding are called weldments. तो जो वेल्डिंग करके हमारे पास जो बना उसको हम वेल्डमेंट्स बोल देते हैं. अब जो वेल्डिंग है ये क्योंकि प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है, तो वेल्डिंग तो हम कॉमन यूज़ करते हैं और वेल्डिंग कई प्रकार की होती है. तो जो हमारी मेन दो ग्रुप्स हैं वेल्डिंग के, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज फ्यूजन वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, और फिर हम इनके आगे भी प्रकार की स्टडी करेंगे. तो यही चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि वेल्डिंग प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, दैट इज फ्यूजन वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग. तो फर्स्ट फ्यूजन वेल्डिंग में क्या है कि इन दिस प्रोसेस बेस मेटल इज मेल्टेड बाय मीन्स ऑफ हीट. ऑफन इन फ्यूजन वेल्डिंग ऑपरेशन a filler material is added to the molten pool to facilitate the process and strength to the joint. तो हम बीच में, जैसे आपने देखा होगा, वेल्डिंग रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रॉड पिघल के बीच में जुड़ जाती है. तो दैट इज द फ्यूजन वेल्डिंग. तो कॉमनली यूज्ड फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, तो ये आपको बता रहे हैं. तीसरी, पहली ये आर्क वेल्डिंग एंड सिमिलर प्रोसेसेस. ये तो आप डेली स्टडी करते हैं, डेली देखते हैं अपने घरों के आसपास होते हुए वेल्डिंग. तो ये आर्क वेल्डिंग है हमारी. तो इन वेल्डिंग जनरेशन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक आर्क इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड. फॉर डिटेल्ड फॉलोइंग वीडियोस हेल्पफुल. तो ये आप इस वीडियो की मदद से इसको स्टडी कर सकते हैं. तो मैं ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए चला देता हूँ. तो ये वीडियो सी आप इसको अच्छी तरह से. Shielded arc welding is usually accomplished by means of an electric arc formed between the work and the coated metallic electrode. Let's see what happens. When the arc is struck, it almost instantly creates a temperature of about 6,500 degrees Fahrenheit. This melts both the base metal and the metal in the electrode. The metal from the electrode is melted off in tiny droplets, is carried across the arc and mixed with the molten base metal. The force of the arc and the forward travel of the electrode causes the mixed molten metal to be pushed to the rear of the crater, where it cools to form a bead. The movement of this metal toward the rear of the crater and the depth of the crater are an excellent check on the quality of the work. The operator should learn to use
use it as his guide. At the same time that the metal is melting, the coating on the electrode is being consumed. This takes place slower than the melting of the electrode, which shields the arc and helps direct the flow of metal. It also permits the use of higher currents, with the resultant faster deposit of weld metal. A gas is formed, covering the arc with a protective shield that prevents the exposure of the molten metal to the air, and therefore prevents the formation of harmful oxides and nitrides in the deposit. Also from the coating, chemicals acting as cleansing agents enter into the metal to help to remove the impurities. These chemicals with the impurities float to the top and, cooling, form a coating or slag over the bead. This slag causes the molten metal to cool more slowly and has an annealing effect. जो दूसरी तरह की जो फ्यूजन वेल्डिंग है वो है ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, जिसको हम OFW से डिनोट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एसिटिलीन जल के हाई टेम्परेचर पैदा करती है और दो मेटल्स को जोड़ने के काम में आती है। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। हीट इज सप्लाइड बाय द कंबस्टन ऑफ एसिटिलीन इन द स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम दो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ दिखाया हमने डायग्राम में। तो बोथ गैसेज आर सप्लाइड टू द टॉर्च थ्रू ए फ्लेक्सिबल हॉजेज। यू आर रेफर्ड टू द फॉलोइंग लिंक्स फॉर डिटेल्स। तो ये दो मैंने लिंक्स बताए हुए हैं, ये www.macforstudies.com के ऊपर एक लिंक है, एक ये दूसरा हमने ये लिंक बताया आपको यहाँ, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं इन लिंक्स को, दैट इज www.twi-global.com। ये इसमें ये बताया कि ये हमारे पास ये देखिए जो हॉज हैं उनमें ये यहाँ राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो दो ये सिलेंडर हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और एक ये एसिटिलीन का सिलेंडर होता है। इसमें से पाइपों के जरिए, ये जिनको हॉजेस बोलते हैं, उनके जरिए ये एक गैस प्रेशर के साथ आती है और हम ये एसिटिलीन को यहाँ बर्न करते हैं और वर्क पीस के ऊपर डायरेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर इंटेंस हीट के कारण वो मेटल पीस पिघल के वो जोड़ने में मदद करता है। तो यहाँ ये दोनों साइड्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग और ये ऑक्सीफ्यूल वेल्डिंग कैसे कैसे होती है। तो ये हमारे पास दूसरी तरह की जो इसका पार्ट था। तीसरी तरह की जो हमारे पास आती है वेल्डिंग, दैट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसमें हम रेजिस्टेंस की मदद लेते हैं। आपको पता है कि हीट प्रोड्यूस्ड H, यदि आप बात करें H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT के बराबर होता है, वेयर I इज करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम फॉर विच करंट इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस। तो ये वाला मटेरियल, ये वाला मेथड हम फॉलो करते हैं, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ए ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच दी कोलेसेंस इज प्रोड्यूस्ड, मतलब जो जुड़ना है, कोलेसेंस मतलब जोड़ना है, कोलेसेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ जॉइनिंग मेटल्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट। तो इसमें भी आप निचले वाली जो दो साइड्स मैंने बताई हुई हैं, इन साइड्स में डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इसमें आप ये subtech.com से ये मैंने डायग्राम ली है, वो आप ये देख सकते हैं। ये नीचे, ये ऊपर ये दो टोंग्स हैं, टोंग्स के बीच में आपने ये जो मटेरियल्स हैं, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, ये नीचे वाला इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में ये मटेरियल्स जो जोड़ना है वो रख दिए हैं दोनों मटेरियल्स। तो ऊपर से फोर्स करके आप जब प्रेस करते हैं और इसमें से AC सप्लाई पास करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करता है तो इसके बीच में हीट पैदा हो जाती है और ये जो रेड पोर्शन जो हमने वेल्ड दिखाया है तो वो वेल्ड हो जाता है। तो आप इसको भी यदि आप ये YouTube की मदद से देखना चाहते हैं तो ये भी आपको YouTube की मदद से हम आपको दिखा सकते हैं। ये यू कैन गो टू दिस साइट। तो मैं इसी साइट को यहाँ पर आपके लिए रन कर रहा हूँ। Resistance
welding is a high-speed method of joining metals with the application of force, electrical current, and timing control. It has huge popularity in a high production environment because the weld is made in just a fraction of a second without the need for any filler metal. Usually, with welding engineers that I may work with in the field at various facilities, resistance welding back in school kind of gets honorable mention, but most of the time it's spent in the MIG and TIG world, and then they get out into the real world where resistance welding is done and is pervasive in the industry, and they don't really have a lot of background in it, which is why we do a lot of training in the process. We get out there and people are like, wow, there's a lot of this going on, and I really could use a little more education about the process, and so that's where we come in. तो जो इसके नेक्स्ट जो इसका प्रकार है फ्यूजन वेल्डिंग का, दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग या फिर EBW, तो इलेक्ट्रिक बीम वेल्डिंग इज डिफाइंड एज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस वेयर इन कोलेसेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीट बीम ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल में इसमें हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स फोकस करते हैं जहां पर आपने वेल्डिंग करनी होती है, तो वहां पर आसानी से वो वेल्ड हो जाता है। तो इसके लिए भी मैंने ये आपको एक YouTube का बताया है, ये लिंक, आप इस लिंक के ऊपर जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करते हैं। तो नेक्स्ट इज दी लेज़र बीम वेल्डिंग। तो लेज़र बीम वेल्डिंग में हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो उसकी मदद से हमारे पास एक इंटेंस बीम आती है जिसको हम लेज़र बीम कहते हैं। तो लेज़र बीम वेल्डिंग इज डिफाइंड एज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस एंड कोलेसेंस इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड कोहेरेंट लाइट बीम एंड इम्पिंजिंग अपॉन द सरफेस टू बी जॉइंट। तो ये एक मेजर प्रोसेस है और मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर इसको अच्छी तरह से इस YouTube वीडियो को देखें। तो मैं यहाँ आपको प्ले नहीं कर रहा क्योंकि टाइम की थोड़ी स्केर्सिटी है, क्योंकि हमारा लेक्चर उतने टाइम में पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आई एम लीविंग दिस टू बी सीन बाय यू कि ये YouTube वीडियो के ऊपर आप जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फ्यूजन वेल्डिंग थी। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो वो हम फिर नेक्स्ट करेंगे।